नमस्ते मित्रों, आपका एपेक्स यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं आपका सुनील रामदेव। अपन भौतिक विज्ञान फिजिक्स स्टार्ट करते हैं 12वीं क्लास के लिए और उसका ही पहला चैप्टर आता है स्थिर विद्युत की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इस स्थिर विद्युत की को समझने के लिए हम पहले एक बात करना चाहेंगे। एक और भौतिक विज्ञान की शाखा होती है जिसे विद्युत चुंबकत्व कहते हैं। अब ये विद्युत चुंबकत्व है क्या चीज? तो हम कहेंगे भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें यदि आवेश स्थिर हो या आवेश गतिशील हो तो उस स्थिर या गतिशील आवेश का अध्ययन किया जाए, इस प्रकार की शाखा को विद्युत चुंबकत्व कहते हैं। ठीक है भाई, इसका मतलब यदि आवेश स्थिर होगा, यदि ये आवेश स्थिर है, रेस्ट पोजीशन में है, तो ये कौन कौन सी घटना देगा। इसी प्रकार से यदि ये आवेश गतिशील है तो ये कौन कौन सी घटनाएं देगा। इनका अध्ययन किया जाए तो इस प्रकार की शाखाओं को विद्युत चुंबकत्व कहते हैं। लिख लेंगे आप इसको, ठीक है भाई। फिर हम कहेंगे ये विद्युत चुंबकत्व जो होती है, ये इसको दो भागों में बांट दिया अपन है। पहला स्थिर विद्युत की और दूसरा गतिक विद्युत की, दो चीजें हैं। इसके नाम से ही पता लग रहा है, स्थिर का मतलब रुका हुआ, विद्युत के से मतलब होता है आवेश से। इसका मतलब आवेश जब स्थिर अवस्था में होगा तो जिन जिन घटनाओं का हम अध्ययन करेंगे उसको हम स्थिर विद्युत की कहेंगे। और यदि आवेश गतिशील अवस्थाओं में होगा और वह जिन जिन घटनाओं का हम उसका अध्ययन करेंगे, उस भौतिक विज्ञान की शाखा को हम गतिक विद्युत की कहेंगे। तो विद्युत चुंबकत्व की दो भाग है, दो ब्रांचेज है, दो शाखाएं हैं। उनमें से पहली शाखा है स्थिर विद्युत की और दूसरी है हमारी गतिक विद्युत की। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो ये है स्थिर विद्युत की। ठीक है भाई। अब देखते हैं स्थिर विद्युत की क्या चीज है। तो स्थिर विद्युत की का डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? तो ये भी एक भौतिक विज्ञान की शाखा है, ये भी भौतिक विज्ञान की शाखा है और ये भी भौतिक विज्ञान की शाखा या ब्रांच है। हम इसको डिफाइन करना चाहें, है ना, इसको परिभाषित करना चाहें तो क्या लिखेंगे? तो हम कहेंगे भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेश से संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाए, इस प्रकार की शाखा को या भौतिक विज्ञान की शाखा को स्थिर विद्युत की कहते हैं। इस प्रकार की भौतिक विज्ञान की शाखा को स्थिर विद्युत की कहते हैं। ठीक है भाई। इसका मतलब होगा कि यदि आवेश, ये इसको इंग्लिश में क्या है, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक, इलेक्ट्रॉन से मतलब है यहाँ पे आवेश से, आवेश को इंग्लिश में चार्ज बोलते हैं, प्लस स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट पोजीशन में, स्थिर अवस्था में। तो इसका मतलब आवेश जब स्थिर अवस्था में होगा हम उसका अध्ययन करेंगे, वो जो भी घटना देगा उसका हम जो अध्ययन करेंगे उसको हम स्थिर विद्युत की कहेंगे। तो फिर पूछा गया कि साहब ये इलेक्ट्रो या आवेश या चार्ज होता क्या चीज है? ठीक, तो पहला पॉइंट में अपन इस तरीके से लिख लेना, दूसरे में स्थिर विद्युत की परिभाषा लिख लीजिए, फिर हेडिंग लिखेंगे आप आवेश। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा आवेश। तो आवेश क्या चीज है पहले समझते हैं, फिर हम लिख लेंगे। विलियम गिलबर्ट नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले आवेश नाम की खोज की थी। इस प्रकार से परिभाषित करते हैं कि साहब जैसे यदि कोई वस्तु, ये कोई वस्तु है, स्थिर अवस्था में होगा तो यह एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करनी चाहिए, और यदि यह गतिशील अवस्था में होगा तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना चाहिए। और यदि इस वस्तु या पिंड को मैं यदि चुंबकीय क्षेत्र में या विद्युत क्षेत्र में रखूं तो इसके ऊपर बल लग जाना चाहिए। यदि ये चार बातों को कोई भी वस्तु या पिंड प्रदर्शित करती है तो उस वस्तु या पिंड को मैं आवेशित वस्तु कह सकता हूं। ठीक है भाई। अब देखें इसका मतलब क्या है, यह किसी वस्तु का गुण है। जैसे हमने कहा कि कोई इंसान ईमानदार है, ये स्टूडेंट बहुत अच्छा सा है, ये बहुत लेबोरियस है,
तो लेबोरियस है, ईमानदार है, बहुत अच्छा है, ये सब उसके नाम नहीं है, ये गुण है। इसी तरीके से हम देखें तो आवेश भी जो होगा वह किसी वस्तु का नाम नहीं है, ये तो वस्तु का क्या है, गुण है, इसके आंतरिक गुण है, आंतरिक गुण है। गुण कैसे, तो हमने कहा ये चार बातें। अब देखें ईमानदार है, तो ईमानदारी कब पता लगे कि साहब ये आदमी बहुत सारी घटना दी होगी ईमानदारी की, तब हम कहेंगे यार नहीं ये तो बहुत ईमानदार है, ये जबरदस्त स्टूडेंट है, ये रेगुलरली पढ़ता है, बराबर ध्यान देता है। ये कब कहेंगे, जब उसका टेस्ट होता है, बार बार पूछा जाए तो हर बार वो अपने आप को सिद्ध करता है कि मैं अच्छा हूं साहब। तो वो अच्छा जो है उसका नाम नहीं है, उसका क्या हो गया, गुण हो गया। तो ये उसका आंतरिक गुण है उस वस्तु का। आवेश भी किसी वस्तु का एक गुण है जो ये चार बातें प्रदर्शित करता हो। कौन कौन सी चार बातें, कि यदि यह वस्तु स्थिर हो तो विद्युत क्षेत्र, गतिशील हो तो चुंबकीय क्षेत्र, और यदि वस्तु को विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र में रखे तो इसके ऊपर क्या लग जाना चाहिए, बल लग जाना चाहिए। इस प्रकार की वस्तु को हम आवेशित वस्तु कहते हैं या आवेश कहते हैं। तो क्या परिभाषा लिखेंगे आवेश की, यह किसी वस्तु का, पहला पॉइंट लिखना भाई, पहला पॉइंट लिखेंगे, यह किसी वस्तु का गुण है, नाम नहीं। दूसरा पॉइंट लिखेंगे आवेश में ही वैज्ञानिक विलियम गिलबर्ट, मैं लिख देता हूं यहां पर, वैज्ञानिक विलियम गिलबर्ट ने, वैज्ञानिक विलियम गिलबर्ट ने आवेश नाम की खोज की। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, डेफिनेशन लिखते हैं तीसरा पॉइंट में, यह किसी वस्तु का गुण है, यह किसी वस्तु का गुण है। अब गुण कैसे, तो हम वो फिर चार बातें लिख देना कि ऐसा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करे, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करे, या उन दोनों क्षेत्रों के द्वारा इसके ऊपर बल लग जाए। ठीक है, तो हम इसकी परिभाषा लिखते हैं, किसी वस्तु या पदार्थ का वह गुण, किसी वस्तु या पदार्थ का वह गुण यदि वह स्थिर है तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करे, यदि गतिशील है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करे, और यदि इसे विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो यह बल अनुभव करे। पदार्थ के इस गुण को आवेश या आवेशित वस्तु कहते हैं। ठीक है भाई, फोर्थ पॉइंट लिखेंगे, इसका मतलब समझ में आ गया भाई, आवेश आ गया। एक बार फिर देख लीजिए कि ये वास्तव में आवेश जो होता है वे गुण है, नाम नहीं है, गुण है, मतलब ये अच्छा या बुरा, ये गुण है। तो आवेश भी ये गुण रखेगा, गुण का मतलब है कि ये घटनाएं देगा। अब अच्छा है तो अच्छा की घटनाएं देगा, तभी अच्छा कह पाएंगे ना। वैसे कि वैसे ये आवेश वस्तु है, ये वस्तु मेरी आवेशित है, ये कब कहे कि ये घटना दे, कौन कौन सी, ये चार बातों की, स्थिर है तो विद्युत क्षेत्र, गतिशील है तो चुंबकीय क्षेत्र, और यदि वस्तु को चुंबकीय या विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो इसके ऊपर क्या लग जाए, बल लग जाए। ये चार बातों को प्रदर्शित कर देगा तो उस वस्तु को हम आवेश कह देंगे। ठीक है भाई, या आवेशित वस्तु कह देंगे। नेक्स्ट लिखते हैं चौथा पॉइंट, बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के साइंटिस्ट थे। उन्होंने कहा कि ये आवेश जो होता है वो दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा आवेश होगा, तो पहला हमने नाम पढ़ा है धनावेश होता है और दूसरा ऋणावेश होता है। ठीक है भाई, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, आवेश के प्रकार। तो हमने कहा बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार आवेश दो प्रकार का होता है, एक धनात्मक आवेश जो पॉजिटिव चार्ज है, ऋणात्मक आवेश नेगेटिव चार्ज है ना, दो प्रकार के आवेश होते हैं। अब देखिए धनात्मक आवेश कहेंगे कैसे। धनात्मक आवेश इस तरीके से देखा है कि मान लीजिए ये कोई वस्तु है, परमाणु ले सकते हैं, वस्तु ले सकते हैं, पिंड ले सकते हैं। अब इसमें टोटल प्रोटॉनों की संख्या मान ली मैंने 100 है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या मान ली 100 है, क्योंकि बराबर होगी तभी ये वस्तु कैसी है मेरी, उदासीन है। तो इसको कैलकुलेट करते हैं तो 100 प्रोटॉन है, 100 इलेक्ट्रॉन है, तो ये टोटल आवेश की मात्रा कितनी हो गई, 0। इसी कारण से ऐसी वस्तु को उदासीन वस्तु कहते हैं। इसका मतलब है कि किसी भी परमाणु या वस्तु में जितने धनावेश होंगे उतने ही ऋणावेश
हो जाए तो वो पूरी की पूरी वस्तु उदासीन अनावेशित वस्तु कहलाती है। तो ये उदासीन है, अनावेशित है, इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है, आवेशित नहीं है ये। अब धनात्मक आवेश की परिभाषा क्या कहें, तो देखिए यदि मैं इसमें से 5 इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो क्या होगा, 5 जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो प्रोटॉन की संख्या में तो कोई परिवर्तन हुआ नहीं, इलेक्ट्रॉन की संख्या पहले 100 थी, अब कितने हो गई, 95 हो गई। तो प्रोटॉन धनात्मक होता है, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होता है। अब बताइए प्रोटॉन की संख्या तो है 100, इलेक्ट्रॉन की संख्या 95, इसमें से इसको घटाएंगे तो आंसर कितना आएगा, प्लस का मिलता है। तो इस वस्तु को धनात्मक वस्तु कहते हैं। तो क्या कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की तुलना में कम हो, ऐसी वस्तु को धनात्मक वस्तु कहते हैं। ठीक है भाई, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की तुलना में क्या हो, कम हो, ऐसी वस्तु को धनात्मक वस्तु कहेंगे या धनावेश कहते हैं। अब देख लीजिए, हमने कई बार देखा है कि जैसे सोडियम का हम एग्जांपल ले रहे हैं, तो सोडियम में देखा कि सोडियम में देखेंगे तो ये सोडियम जो होता है इसका परमाणु क्रमांक होता है 11। अब देखें इसमें हमने कहा जैसे कि ये देखिए ये नाभिक है, नाभिक में प्रोटॉन की संख्या होती है 11 और ऑर्बिट में पहले 2 8 वगैरह ऐसे होंगे, मैं सीधे लिख रहा हूँ। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई टोटल 11, ये 11 है, ये भी 11। तो ये परमाणु कैसा मेरा, उदासीन। सोडियम का परमाणु उदासीन है। परंतु यदि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिया जाए तो जैसे आप बाहर निकालोगे तो यहां पर होगा क्या, क्या घटना घटित हुई है कि प्रोटॉन की संख्या कितनी रह गई, 11, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी रह गई, 10। इसलिए यहां पर क्या का चिन्ह लग जाएगा, प्लस। और ऐसे परमाणु को हम Na+ लिख देते हैं, ये Na+ लिख देते हैं, धनावेशित, ये धनावेश हो गया। ठीक है भाई। तो हमेशा धनात्मक आवेश हो चाहे ऋणात्मक आवेश हो, उसको परिभाषित करते हैं इलेक्ट्रॉन के साथ और तुलना करते हैं प्रोटॉन के साथ। लेंगे तो इलेक्ट्रॉन को और तुलना किसके साथ कर लेना, प्रोटॉन के साथ। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी हो जाए किसकी तुलना में, प्रोटॉनों की तुलना में। ठीक, परिभाषा लिखते हैं। धनात्मक आवेश या पॉजिटिव चार्ज किसे कहें, किसी वस्तु या परमाणु में, किसी वस्तु या परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की तुलना में कम हो, ऐसी वस्तु को धनात्मक वस्तु या धनावेश कहते हैं। इसी प्रकार से आ जाइए ऋणात्मक आवेश। ऋणात्मक चार्ज क्या है, नेगेटिव चार्ज क्या है, कि वही एग्जांपल हमने इसमें भी लिया कि देखिए 100 प्रोटॉन है 100 इलेक्ट्रॉन है, तो ये टोटल वस्तु कैसी होगी मेरी, उदासीन। अब लेकिन इस वस्तु को, उदासीन वस्तु को हमने क्या करा, 5 इलेक्ट्रॉन दे दिए। अब 5 इलेक्ट्रॉन जैसे देंगे तो वस्तु में 5 इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि हो गई। अब प्रोटॉनों की संख्या कितनी है भाई, 100, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 105। तो आप टोटल जब कैलकुलेट करोगे तो आंसर कितना आएगा, -5 रह जाएगा। इसका मतलब ये ऋणात्मक आवेश हो गई, ऋणावेशित वस्तु हो गई, और ऐसी वस्तु को ऋणात्मक वस्तु या ऋणावेशित वस्तु कहते हैं। इसको धनावेश और उसको ऋणावेश भी कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे, अब किसके साथ तुलना करिए, देखो है तो इलेक्ट्रॉन, और तुलना किसके साथ करना, प्रोटॉन के साथ। किसी वस्तु या पदार्थ या परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की तुलना में क्या हो, अधिक हो, प्रोटॉन की तुलना में अधिक हो, ऐसी वस्तु को ऋणात्मक वस्तु या ऋणात्मक परमाणु या ऋणावेश कहते हैं। तो धनावेश भी देख लिया हमने और हमने देख दिया ऋणावेश क्या होता है। समझ में आ गया भाई, नहीं आया अभी भी, फिर देख लीजिए कि एग्जाम्पल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वापस से देखते हैं। एक और देखते हैं भाई, क्या कह रहा है कि मान लीजिए एक कोई भी वस्तु है और इस वस्तु में हमने लिए सब 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 ही प्रोटॉन है, ये 10 ही प्रोटॉन है। मुझे बताओ यदि इस वस्तु को मैं इलेक्ट्रॉन दे दूंगा तो बताइए कैसी वस्तु हो जाएगी, ये धनावेशित होगी या ऋणावेशित होगी। इसी प्रकार से यही वस्तु है, ये वाली वस्तु, मान लिया 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 प्रोटॉन है। ठीक है भाई। अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे बाहर, तो बताओ अब ये कैसी वस्तु बनेगी, इसका मुझे आंसर दीजिए। तो हम कहेंगे देखो एक इलेक्ट्रॉन दे दिया मैंने, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 11, प्रोटॉन की संख्या कितनी हो गई, 10। तो ज़्यादा कौन है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन जब ज़्यादा होगा तो वस्तु मेरी ऋणावेशित तो होगी। इसमें देखिए एक इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकल गया तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 9, और इसमें प्रोटॉन कितने हो गए, 10।
ठीक है भाई। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की तुलना में कम है, और जब कम होगा तो ये वस्तु कैसी कहलाएगी, मेरी धनावेशित वस्तु कहलाएगी। ठीक है। अब तो ये धनात्मक आवेश क्या होता है, ऋणात्मक आवेश क्या होगा, उसके बारे में हम बात कर लेंगे। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, 5वां पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 5th पॉइंट, 5वां पॉइंट। आवेश एक अदिश राशि होती है। 11 में पढ़ा हमने, एक सदिश होती है और एक अदिश होती है। सदिश वे राशि होती है जिसको पूर्ण रूप से परिभाषित करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है। अदिश वे होती है जिनको परिभाषित करने के लिए या प्रदर्शित करने के लिए केवल परिमाण की जरूरत पड़ती है, दिशा की नहीं। ऐसी राशियों को अदिश राशियाँ कहते हैं। जहाँ जहाँ 11 का थोड़ा बहुत बात आएगी मैं उसको डिस्कस करता जाऊँगा, आपको समझा भी दूंगा, है ना। तो अदिश राशि क्या होगी, इसको परिभाषित करने के लिए ये इसकी दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए यह एक अदिश राशि है। अब देखिए सब आवेश का मात्रक क्या है, तो मात्रक हम एमकेएस पद्धति में लिखें तो इसका मात्रक, इसका फॉर्मूला देखिए, हमने 10th में पढ़ा है कि आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। आवेश है Q, ये समय है, और ये धारा I है। तो बताओ मुझे, तो आवेश चाहिए, तो इस T को उधर ले जाओ। यदि हम इस T को उधर की ओर ले जाएंगे तो I को T से गुणा करेंगे। I का मतलब होता है एम्पियर, इसका मात्रक होता है एम्पियर, इसका मात्रक है एम्पियर। समय का मात्रक है सेकेंड, इसलिए इसका मात्रक क्या बनता है, एम्पियर इंटू सेकेंड होता है। इसी एम्पियर इंटू सेकेंड को कूलाम कहते हैं। इसको एसआई मात्रक भी कहलाता है। ये आवेश का एसआई मात्रक पूछा गया भैया, एसआई मात्रक कूलाम होता है, एसआई मात्रक। अब देखिए इसका सीजीएस मात्रक देखें तो स्टेट कूलाम होता है। एक कूलाम और स्टेट कूलाम में ये संबंध होता है, एक कूलाम बराबर होता है 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम होता है। तो कूलाम और स्टेट कूलाम, एमकेएस पद्धति और सीजीएस पद्धति में ये संबंध होगा। नेक्स्ट 7वां पॉइंट आता हमारा आवेश की विमा। विमा क्या बतला रहा है, इसका सूत्र देखें, फिर से फॉर्मूला देखें तो I बराबर लिखा अपन ने Q/T, T को उधर ले जाऊंगा तो Q बराबर आएगा I × T। अब देखिए इस धारा की विमा होती है A और समय की होती है कैपिटल T, तो मैं इन दोनों को एक साथ लिख दूं तो आवेश की विमा क्या बनती है, AT। ठीक है, इसको इस तरीके से ब्रैकेट में लगाते हैं और AT लिख दीजिए। तो आवेश की विमा इतनी होती है। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, 8वां पॉइंट देखिए, इसमें दे रखा है कि ये एक उदासीन वस्तु है। कैसे पता लगा, फिर से कि साहब 100 है बराबर है तो उदासीन है। ये धनावेशित वस्तु है, कैसे पता लगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम है, प्रोटॉन ज्यादा है। अब वो ये कहना चाह रहा है कि उदासीन वस्तु का द्रव्यमान m0 है। ठीक है भाई। अब एक छोटी सी चीज समझेंगे, इलेक्ट्रॉन का आवेश का मान तो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का कोई ना कोई द्रव्यमान है। ठीक है साहब। मान लीजिए एक बर्तन है मेरे पास में, उस बर्तन में 100 इलेक्ट्रॉन है। ठीक। अब 100 इलेक्ट्रॉन में से मैंने 10 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लूंगा तो साहब किसी एक इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ द्रव्यमान है, उतना वैल्यू का है। अब जब मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल लूंगा तो उसके अंदर जो बर्तन है उसके अंदर द्रव्यमान की मात्रा में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। और एक और निकाल लूंगा, एक और निकाल लूंगा, एक और निकाल लूंगा, 10 निकाल लूंगा तो साहब बहुत सारा द्रव्यमान थोड़ा कम हो जाएगा। जितना द्रव्यमान 10 इलेक्ट्रॉनों का होगा वो बाहर चला गया, बाकी का द्रव्यमान बच जाएगा। तो जैसे आप इलेक्ट्रॉन बाहर निकालोगे तो इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने के साथ साथ द्रव्यमान भी बाहर आता है, और जब द्रव्यमान बाहर आएगा तो उस वस्तु में, उस पिंड में, उस परमाणु के द्रव्यमान के मान में कमी होती है। तो सवाल ये बनता है कि यदि इसमें से मैं 5 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लेता हूं और किसी एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना है तो 5 इलेक्ट्रॉन का कितना होगा, इसको 5 से गुणा कर दो। है बहुत छोटी वैल्यू लेकिन द्रव्यमान तो है। तो यहां से जैसे ही इलेक्ट्रॉन के साथ द्रव्यमान भी बाहर जाएगा तो मुझे धनावेश मिलेगा। अब मुझे पूछता है इस धनावेशित वस्तु का द्रव्यमान है m+ है, तो बताओ इन दोनों में से द्रव्यमान किसका ज्यादा होगा, उदासीन वस्तु का या धनावेशित वस्तु का। तो ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया अपन ने, उस बर्तन में से 5 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिए तो उसका टोटल द्रव्यमान अब धनावेशित हो गया हो, और धनावेशित होगा तो उसका द्रव्यमान थोड़ा बहुत क्या हो गया, पहले की तुलना में कम हो जाएगा। तो मुझे संबंध पूछे इस m0 में और m+ में, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, ये थोड़ा सा अब यहीं पर लिख लेंगे तो मैं कहूँगा इनमें ये संबंध होगा, m0 की वैल्यू बड़ी होगी किससे भाई, m+ से होगी। क्यों होगी, रीजन बता दिया, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है, इलेक्ट्रॉन कम होगा, बाहर निकल गया तो उसके साथ द्रव्यमान भी चला गया, और इतना द्रव्यमान चला जाता है एक इलेक्ट्रॉन के कारण। इसमें देखिए
मुझे संबंध पूछता है उदासीन वस्तु और ऋणावेशित वस्तु के द्रव्यमान में क्या संबंध होगा। यहां हमने संबंध बताया है उदासीन वस्तु और धनावेशित वस्तु में के द्रव्यमान में क्या संबंध होगा। अब देखिए उदासीन कैसे 100 बराबर, ऋणावेशित कैसे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा इसलिए ऋणावेशित है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन जब इसको दे दोगे तो इलेक्ट्रॉन के साथ इसको क्या चीज मिल गई, इलेक्ट्रॉन जब एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो साथ में द्रव्यमान भी एक इलेक्ट्रॉन का गया, 2 इलेक्ट्रॉन गए तो 2 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी गया, 5 इलेक्ट्रॉन गए तो 5 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान गया। तो यहां पर द्रव्यमान की मात्रा में क्या हो गई, वृद्धि। और जब द्रव्यमान बढ़ जाएगा इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ी तो द्रव्यमान बढ़ा। और मेरे से पूछता है बताइए उदासीन वस्तु का द्रव्यमान बड़ा होता है या उससे बनी ऋणावेशित वस्तु का द्रव्यमान बड़ा होगा, तो हम ऑब्वियसली बताएंगे सब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ी है तो द्रव्यमान भी बढ़ गया, इसलिए किसकी वैल्यू बड़ी होगी, m माइनस की वैल्यू बड़ी होती है m0 से, m0 से बड़ी होती है। ठीक है भाई, तो हमसे एक संबंध पूछता है उदासीन वस्तु और इससे मैं धनावेशित वस्तु बनाऊं और इस उदासीन वस्तु से ऋणावेशित वस्तु बनाऊं तो धनावेशित, उदासीन और ऋणावेशित वस्तु के द्रव्यमानों में क्या संबंध होगा, इन तीनों में क्या संबंध होगा। तो बताएं क्या लिख सकता हूं, तो हम कहेंगे इन तीनों इसको और इसको आपस में मिला दीजिए तो एक पॉइंट आ जाएगा। तो इन तीनों के लिए मैं बात लिखना चाहूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, सबसे बड़ा द्रव्यमान बताओ किसका है, जिसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की संख्या है वह है ये, तो m माइनस का द्रव्यमान सबसे ज्यादा होगा। फिर इससे थोड़ा कम इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें है तो ये इसके बाद में इसका द्रव्यमान थोड़ा छोटा होगा, कम होगा, और सबसे कम इसमें इलेक्ट्रॉन है तो इसका द्रव्यमान सबसे कम प्राप्त होगा, m+ होगा। ठीक है भाई, तो इनके द्रव्यमानों में संबंध पूछे तो हम ये आंसर दे लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग आता है हमारा आवेशों के गुण, लिखते हैं नेक्स्ट हेडिंग। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं भाई, आवेश के गुण, हेडिंग है हमारा आवेश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। क्या कह रहा है फर्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि हम सभी जानते हैं कि यदि ये दो धनावेश है तो इन दो धनावेशों के मध्य बल की प्रकृति कैसी होगी, प्रतिकर्षित होगी। प्लस प्लस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, माइनस माइनस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। इस प्रकार के आवेशों को कहते हैं समान प्रकृति के आवेश। तो समान प्रकृति के आवेशों के मध्य सदैव प्रतिकर्षण बल, जबकि विपरीत प्रकृति के आवेशों के मध्य सदैव आकर्षण बल लगता है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा, आकर्षित करेगा, ये माइनस का ये प्लस का, इन दोनों के बीच में आकर्षण बल लगेगा। तो पहला पॉइंट हमारा ये होता है कि समान प्रकृति के आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण, जबकि विपरीत प्रकृति के आवेशों के मध्य आकर्षण होता है। दूसरा पॉइंट देखिए, अब देखिए हमने कहा कि ये चौक है, इस चौक का कोई ना कोई क्या होगा, द्रव्यमान होगा। यहाँ हमने देखा उदासीन वस्तु है, ये धनावेशित है, ये ऋणावेशित है, हमने सब में देखा तो सब में इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन का कोई ना कोई द्रव्यमान है। हमने कहा है कि कोई भी वस्तु यदि आवेशित है, ये यदि वस्तु आवेशित है तो इसमें द्रव्यमान होगा ही होगा, बगैर द्रव्यमान के कोई वस्तु आवेशित नहीं होती है। ठीक है भाई, चाहे धनावेश हो चाहे ऋणावेश हो, यदि कोई वस्तु आवेशित है तो उसके साथ द्रव्यमान जुड़ा हुआ होगा ही होगा, बगैर द्रव्यमान के कोई वस्तु आवेशित तो हो ही नहीं सकती। इसका अर्थ है मासलेस, द्रव्यमानहीन वस्तु कभी भी आवेशित नहीं हो सकती। यदि उसके पास में द्रव्यमान नहीं है तो कभी भी आवेशित नहीं हो सकती। लेकिन उल्टा बोलूं मैं कि किसी वस्तु के अंदर द्रव्यमान है तो ये वस्तु आवेशित होगी होगी, ये जरूरी नहीं है। ठीक है भाई, मान लीजिए कि ये वस्तु तो द्रव्यमान युक्त है और ये वस्तु आवेशित है, ये द्रव्यमान इसके पास में आवेश है, तो यदि आवेशित वस्तु होगी तो उसके साथ तो सदैव जुड़ा हुआ होगा ही होगा, कौन, द्रव्यमान। यदि वस्तु के पास में द्रव्यमान है तो इसके साथ आवेश हो भी सकता है और नहीं भी, इसके दो है, या आवेश हो भी सकता है और आवेश नहीं भी हो सकता है। ठीक है भाई, तो हमने लिखा है यदि किसी वस्तु के पास में आवेश है तो द्रव्यमान होगा ही, कंफर्म है, और यदि किसी वस्तु के पास में द्रव्यमान है तो उसके पास में आवेश हो भी सकता है और आवेश नहीं भी, दो कंडीशन है, हो भी सकता है और नहीं भी। इसका अर्थ यह निकलता है कि बिना आवेश के द्रव्यमान संभव है। यदि आवेश नहीं भी होगा तब भी द्रव्यमान हो सकता है, परंतु बिना द्रव्यमान के आवेश नहीं हो सकता।
कभी भी नहीं हो सकता। ठीक, तो मैं इसको एक लाइन में ऊपर से ये तो समझा दिया अपन ने इस तरीके से। ऊपर लाइन में लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, द्रव्यमानहीन वस्तु कभी भी आवेशित नहीं हो सकती। यदि वस्तु आवेशित है तो वह सदैव द्रव्यमान युक्त होगी ही होगी। ठीक है भाई, उसके पास द्रव्यमान होगा ही होगा। ये लिखने के बाद में आप इस तरीके से लिख लेंगे। समझागे भाई? इसका मतलब आवेशित वस्तु है, फिर से देख लीजिए एक बार क्या दिक्कत है। यदि ये वस्तु आवेशित है तो इसके पास में क्या होगा, द्रव्यमान होगा ही होगा। दूसरी बात, यदि ये वस्तु द्रव्यमान युक्त है तो इसके पास में आवेश हो भी सकता है और नहीं भी, यह जरूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी। ठीक है साहब, अब देखिए तीसरा पॉइंट। हमने कहा द्रव्यमान जो होता है एक मूल भौतिक राशि होती है। हमने 11 में पढ़ा है मूल राशियां और व्युत्पन्न भौतिक राशियां। तो द्रव्यमान जो होती है एक मूल भौतिक राशि होती है, जबकि आवेश जो होगी वो कैसी भौतिक राशि होती है, एक व्युत्पन्न भौतिक राशि होती है। ठीक है भाई, व्युत्पन्न क्यों है वहां पर हमने देखा है कि इस प्रकार से मूल भौतिक राशियां ये होगी और बाकी जो मूल भौतिक राशियों से जो बनती है उसको हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। तो आवेश जो है वो एक व्युत्पन्न भौतिक राशि है, जबकि द्रव्यमान एक मूल भौतिक राशि है। चौथा पॉइंट देखिए, चौथा पॉइंट ये कहना चाह रहा है, देखिए साहब ये चौथा पॉइंट को मैं यहां पर लिख देता हूं। फोर्थ पॉइंट में ये कह रहा है यदि कोई द्रव्यमान गतिशील अवस्था में होगा तो आइंस्टीन का कहना था कि उसके द्रव्यमान के मान में परिवर्तन हो सकता है। फोर्थ पॉइंट, यदि कोई द्रव्यमान गतिशील अवस्था में होता है तो उसका द्रव्यमान परिवर्तित हो सकता है। आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार उन्होंने ये सूत्र दिया, ये फॉर्मूला दिया। ठीक है भाई, लेकिन इसका मतलब मैं ये यदि वस्तु का कोई द्रव्यमान है और इसको तेजी से गति कराऊं जिसका वेग प्रकाश के वेग की तुलना में हो तो इसके द्रव्यमान में परिवर्तन हो जाएगा। परंतु आवेश है, कोई ये आवेश है, इस आवेश को धक्का दे दीजिए, इसको तेजी से गति करा दीजिए, इसी वेग से प्रकाश के वेग की तुलना में उतने वेग से गति करा दीजिए, तब भी इसके आवेश के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। समझ में आ गया भाई? तो इसका मतलब द्रव्यमान जो होता है वो वेग पर निर्भर करता है, जबकि जो आवेश होगा वो वेग पर निर्भर नहीं करता। समझा गई? तो ऊपर चौथा पॉइंट लिखेंगे, द्रव्यमान वेग पर निर्भर करता है जबकि आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता। फिर लिखेंगे, वैज्ञानिक आइंस्टीन के अनुसार गतिशील द्रव्यमान, गतिशील पिंड का द्रव्यमान डैश करके ये फॉर्मूला लिखिए। कैसे परिवर्तित होगा? इस तरीके से परिवर्तित होता है, जहां m नॉट क्या चीज है, m नॉट है पिंड या वस्तु का विराम द्रव्यमान। विराम का मतलब है जब वो पिंड रुकी हुई अवस्था में है उस समय विराम द्रव्यमान। m क्या चीज है, वस्तु का विराम द्रव्यमान। वस्तु का ये कौन सी अवस्था में है, गतिशील अवस्था में। विराम द्रव्यमान या गतिशील अवस्था में द्रव्यमान, जिसको प्रभावी द्रव्यमान भी कहते हैं। वस्तु का गतिशील द्रव्यमान, v उस वस्तु का वेग है, वस्तु का वेग, और c प्रकाश का वेग है, प्रकाश का वेग। याद है भाई कि कितना मान होता है इसका, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है भाई? तो ये यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान जो होगा वो वेग पर निर्भर करता है, जबकि आवेश का मान वेग पर निर्भर नहीं करता। पांचवा पॉइंट लिखेंगे, देखिए साहब आवेश जो होता है, ये पांचवा पॉइंट को यहां समझ लेते हैं। फिफ्थ पॉइंट, आवेश को मैं चाहे ये मान लीजिए ये x एक्सिस है, ये y है और ये z है। यदि आवेश को यहां रखूं, चाहे यहां रखें, चाहे यहां रखें, चाहे यहां रखें, कहीं पर भी रख दीजिए, कितनी दूरी पर रख दीजिए, इसका मतलब आवेश का मान कहीं पर भी रख देंगे तब भी इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आवेश का मान निर्देश तंत्रों पर निर्भर नहीं करता। आवेश का मान निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करेगा। ठीक है भाई? चाहे कहीं पड़ा हो, या यहाँ पड़ा हो, ऊपर पड़ा हो, इधर बाजू में पड़ा हो, उधर पड़ा हो, कहीं पर भी रख दीजिए, निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता है, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है भाई? पांचवा पॉइंट लिखा, एक बार फिर से बोल लेता हूं, लिख लीजिए। आवेश का मान निर्देश तंत्रों पर निर्भर नहीं करता। और ऊपर वापस जाऊं मैं तो बताओ और किस पर निर्भर नहीं करता, वेग पर निर्भर नहीं करता।
ठीक, छठा पॉइंट लिखेंगे, 6 पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 6 पॉइंट। 6 पॉइंट में ये कह रहा है कि यदि आवेश स्थिर अवस्था में होगा तो कौन कौन से क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो पहला देखें, हमने पढ़ा है कि यदि आवेश स्थिर होगा तो सदैव विद्युत क्षेत्र, ई का मतलब विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। इसका मतलब स्थिर आवेश से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का मान 0 नहीं है। समझ में आ गया भाई। यदि कोई आवेश स्थिर अवस्था में होगा तो ये हमेशा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। परंतु भी मतलब चुंबकीय क्षेत्र, इसके चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा 0। इसका मतलब स्थिर आवेश कभी भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करेगा, केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। यदि आवेश को गतिशील कर दिया जाए, गति करा दी जाए, नियत वेग से v कांस्टेंट रख दिया जाए, तो ये विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, साथ साथ में चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। इसका मतलब गतिशील आवेश 2 क्षेत्र उत्पन्न करता है भाई। तीसरा, यदि इस आवेश को नियत त्वरण से गति करा दी जाए तो उस स्थिति में ये विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, ये चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा और साथ साथ में ऊर्जा को भी उत्सर्जित करता है। ये ऊर्जा को भी उत्सर्जित करेगा विकिरण के रूप में, है ना। तो यदि हमसे पूछे यदि स्थिर आवेश है तो क्या क्या नियत वेग से है या नियत त्वरण से है, तो इस प्रकार से उसको समझा देंगे अपन। नेक्स्ट आता है हमारा आवेश का क्वांटीकरण। ठीक है भाई, आवेश का क्वांटीकरण क्या चीज है। तो सबसे पहले क्वांटा वर्ड आया है, प्लांक ने दिया था इस तरीके से। प्लांक नाम के साइंटिस्ट ने कहा भाई ऊर्जा एक पैकेट के रूप में चलता है और ये ऊर्जा, उस पैकेट को फोटोन नाम दिया। और ऊर्जा की, एक फोटोन की ऊर्जा जो होती है वह ई बराबर कितनी होती है, ई बराबर एच न्यू होती है। और यदि एन फोटोन होंगे तो ई बराबर क्या लिखेंगे, एन एच न्यू लिखेंगे। एन यहाँ पर हमेशा पूर्ण गुणज होता है, 1 गुणा, 2 गुणा, 3 गुणा, 4 गुणा, कभी भी 1.5 गुणा नहीं होता, कभी भी 2.5 गुणा नहीं होता, पूर्ण गुणज होता है। ठीक, तो ये ऊर्जा का सबसे छोटा भाग है। ये बहुत सारी ऊर्जा है, एन फोटोनों की ऊर्जा है, उस प्रकाश की ऊर्जा का सबसे छोटा भाग कौन है, एच न्यू है, एक फोटोन की ऊर्जा। और किसी एक फोटोन की ऊर्जा को ही हम क्वांटा कहते हैं। सबसे छोटा भाग, ऊर्जा का सबसे छोटा भाग क्वांटा कहलाता है। इसी तरीके से आवेश भी एक क्वांटीकरण सिद्धांत पर आधारित होता है। यह ऊर्जा का क्वांटीकरण सिद्धांत है। आवेश भी एक क्वांटीकरण सिद्धांत का पालन करता है। ये सबसे पहले साइंटिस्ट थे मिलिकन, उन्होंने कहा कि साहब आवेश भी एक क्वांटीकरण सिद्धांत का पालन करता है। क्या कहना चाह रहा है कि जब कभी भी आपको आवेश मिलेंगे, ये मान लें मैंने ये क्यू आवेश है, इस आवेश का मान भी, इस ऊर्जा का मान भी एक सबसे छोटे ऊर्जा का सदैव पूर्ण गुणज होता है। उसी प्रकार से जब कभी भी मुझे कोई वस्तु पर आवेश मिलेगा तो इस आवेश का मान सबसे छोटे आवेश, और उस सबसे छोटे आवेश को कहते हैं इलेक्ट्रॉन का आवेश, इस आवेश का सदैव पूर्ण गुणज होता है। ठीक है भाई। तो हम कहेंगे किसी पिंड या वस्तु पर आवेश की मात्रा सदैव ही इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है, और उसी को हम आवेश कहेंगे और इसी को हम आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। अब मान लीजिए कि हम कहते हैं कि इस तरीके से कि पैसा है, तो पैसे का सबसे छोटा भाग कौन हुआ, 1 पैसा। 1.5 पैसा पॉसिबल नहीं है, 2.5 पैसा पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब है ये उसी तरीके से, क्योंकि 1 पैसा है वो पैसा का सबसे छोटा भाग है। आज की डेट में पैसा चलता नहीं है। रुपीस की बात करें तो मुझे कहे कि साहब रुपीस का सबसे छोटा भाग कौन है, 1 रुपया। अब 1 रुपये को हम रुपए का क्वांटा कह सकते हैं। मुझे 1.5 रुपये नहीं मिलेगा, मुझे 2 रुपये मिलेगा, मुझे 3 रुपये मिल जाएगा, मुझे 3.5 रुपये नहीं मिलेगा। इसका मतलब पूर्ण गुणज में मिलता है। ठीक है भाई। इसी तरीके से आवेश भी एक सबसे छोटे आवेश का पूर्ण गुणज होता है। इसे ही आवेशों का क्वांटीकरण सिद्धांत कहते हैं। ठीक। अब पूर्ण सिद्धांत किस तरीके से, तो उन्होंने क्या कहा, स्टेटमेंट बोल लेता हूं मैं फिर से, कि प्रकृति में पाए जाने वाले सभी आवेश या किसी वस्तु पर आवेश एक सबसे छोटे आवेश, ब्रैकेट में इलेक्ट्रॉन कर लेना, सबसे छोटे आवेश का सदैव पूर्ण गुणज होता है। इसे ही आवेशों का क्वांटीकरण कहते हैं। अर्थात इस सिद्धांत के अनुसार Q बराबर ±n × E होता है, और E क्या चीज है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, जहां
ई इलेक्ट्रॉन का आवेश है, इलेक्ट्रॉन का आवेश जिसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻19 कूलम। ठीक है भाई, इतना आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पर। ये सबसे छोटा, तो आवेश का सबसे छोटा भाग कौन है? इलेक्ट्रॉन। और इसको आवेश का मैं क्वांटा कह सकता हूँ। रुपए का क्वांटा 1 रुपया है, ऊर्जा का क्वांटा कौन है? 1 फोटोन है। तो सबसे छोटा भाग, ये सबसे छोटा, इससे छोटा भाग नहीं मिलता। यदि मिल जाएगा तो फिर पता लगा कि इलेक्ट्रॉन से भी छोटा भाग आवेश का मिला, जिसका वैल्यू जो आया था प्लस माइनस होगा भाई, है ना। आवेश ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है। और इसका मतलब यहाँ पर n का मान मैं लिखूं तो n का मान क्या आएगा? 1 2 3 इस तरीके से लिख देंगे। और इसके हिसाब से मैं कैलकुलेट करना चाहूँ q का मान, ठीक है ना भाई, q का मान लिखना चाहूँ तो q बराबर कितना मिल जाएगा मुझे? यहाँ पर n का मान वैल्यू लिखेंगे तो प्लस का 1 ही मिलेगा, 2e मिल सकता है, 3e मिल सकता है, इस तरीके से मिलता जाएगा। या q का मान क्या मिलेगा? यदि माइनस में लिखना चाहूँ तो क्या मिल जाएगा? माइनस का 1e मिलेगा, माइनस का 2e मिल जाएगा, माइनस का 3 मिल जाएगा, इस तरीके से मिलता जाएगा। आवेश का मान इतना मिल जाएगा। समझ गए भाई? यदि हम बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रॉन का यदि ये पूर्ण गुणज होता है, जैसे कुछ वैल्यू होती है +-e/3 +-2e/3, इसका वैल्यू देखें तो 0.33 आ गया, इसका देखें तो कितना आ जाएगा? 0.66 आ जाएगा, 0.67 कह सकता है। तो ये दशमलव में मिल रहा है मुझे, ये भी दशमलव में मिल रहा है। तो यदि दशमलव में मिल जाएगा तो आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत फेल हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि हम इसको आवेश कहेंगे ही नहीं, इसको नहीं कहेंगे, इसको भी नहीं कहेंगे, इसको आवेश नहीं कहेंगे अपन। यदि दशमलव में आ जाता है तो उसे हम अलग से नाम दे दिया उन लोगों ने, इसको कहते हैं क्वार्क कण। इनको क्या नाम दिया उन्होंने? क्वार्क कण, क्वार्क कण कह दिया। ठीक है भाई, तो क्वार्क कण कहलाता है। तो पूर्ण गुणज होंगे इलेक्ट्रॉन के आवेश का तो उसी को हम आवेश कहेंगे, अन्यथा नहीं कहेंगे। इस पर एक छोटा सा सवाल बनता है, बोर्ड में भी बनता है, 1 नंबर का सवाल कभी पूछा जाता है, कभी नहीं पूछता। बनता कैसे है देखते हैं अपन। पहला एग्जाम्पल देखिए, ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं अपन। इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं कि बताइए यदि 10 कूलम आवेश है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? क्या मैं इतना आवेश किसी वस्तु को दे सकता हूँ? बताइए इतना आवेश मैं किसी वस्तु से ले सकता हूँ या नहीं? बताइए यदि इतना आवेश धनावेशित वस्तु है, इसमें से इतना आवेश निकाल लिया जाए तो बताओ उसमें इलेक्ट्रॉन की कितनी कमी होगी या वृद्धि होगी? तो इस पैटर्न के सवाल बनते हैं। ठीक है भाई, और छोटा सा सवाल बनता है। तो पहला सवाल देखते हैं अपन कि बताइए 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 1 कूलम आवेश में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो कैलकुलेशन करते हैं अपन। आवेशों का क्वांटीकरण सिद्धांत क्या कहलाता है? तो उसने फॉर्मूला दिया Q बराबर होता है +-Ne, तो हम केवल Ne लिख देते हैं। जहां पर अब देखें कभी भी न्यूमेरिकल करते हो ना तो पहले फॉर्मूला लगाना और जो जो दी गई बातें उसको लिख देना जहां आंसर है ये। ठीक है भाई, जहां Q का मान कितना दे रखा मुझे? 1 कूलम। E का मान कितना है मैं जानता ही हूँ, 1.6 × 10⁻19 कूलम। अब मुझे N पूछना चाह रहा है ना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? N पूछ रहा है, तो वैल्यू दोनों पुट कर लीजिए। तो इसलिए इसको लिख देंगे आप 1 बराबर N × 1.6 × 10⁻19, या N बराबर जब लिखोगे तो 1/1.6 × 10⁻19 आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 6.25 × 10⁻18 आ जाएगा भाई। ठीक है ना, इसको ऊपर ले जाएंगे अपन तो प्लस का 19 आएगा, फिर 10 आ जाएगा, इसको पॉइंट को हटाएंगे 10 आएगा, और एक और 10 100 आ जाएगा, 100/16 6.25 × 10⁻18, या n बराबर आएगा 6.25 10⁻18 आ जाएगा भाई, है ना। इस तरीके से लिख देंगे। तो 1 कूलम आवेश में इतने सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, इतने नंबर के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब किसी भी मुझे कहते हैं 5 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए, तो यहाँ 5 लिख देना, 100 कूलम आवेश में तो 100 लिख देना। इस तरीके से कैलकुलेशन हो जाती है। ये बनता है एक पैटर्न का क्वेश्चन। दूसरा पैटर्न का सवाल देखिए, क्या मुझे पूछे दूसरा एग्जाम्पल, क्या इतना आवेश, कितना मान लेता हूँ ये 3.2 × 10⁻19 कूलम आवेश संभव है या नहीं? लिख लेंगे आप, क्या 3.2 × 10⁻19 कूलम आवेश संभव है या नहीं? अब संभव होगा तो n का मान ज्ञात करना। यदि पूर्ण गुणज होगा तो संभव है, पूर्ण गुणज नहीं होगा तो संभव नहीं होगा। तो देखते हैं
फिर आंसर लिखेंगे, क्या लिख देंगे, आवेशों के क्वांटीकरण सिद्धांत के अनुसार Q बराबर कितना लिखोगे, Ne, ठीक है भाई। अब N का मान मुझे चाहिए, जहां Q का मान कितना दे रखा है, फिर से 3.2 × 10⁻19 गुलाम, और E का मान होता है 1.6 × 10⁻19 गुलाम। इन दोनों की वैल्यू पुट कर लीजिए, इसलिए 3.2 × 10⁻19 बराबर N × 1.6 × 10⁻19। ये 19 से 19 कैंसिल हो गया, ये 1.6 से इसको कैंसिल करेंगे तो 2 आ जाएगा, या N बराबर आंसर आएगा 2, जो पूर्ण गुणज है। तो N का मान कितना आ जाएगा भाई, 2 आ जाएगा। इसका मतलब इतना आवेश संभव है। मुझे कह दे क्या मैं इतना आवेश किसी वस्तु को दे सकता हूँ, तो N कैलकुलेट कर लेना। हाँ साहब दे सकते हैं। क्या इतना आवेश मैं किसी वस्तु से ले सकता हूँ, हाँ N का मान 2 आ रहा है, इसलिए दे भी सकते हो और ले भी सकते हो। ठीक, एक और सवाल देखिए, यदि मुझे कह दे क्या इतना आवेश संभव है क्या, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर, मुझे कह दिया जाए 6.4 × 10⁻18 कूलाम आवेश संभव है या नहीं, पूछे तो हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए संभव है या नहीं, कैलकुलेट करो। तो Q बराबर फिर से लिखो, यही सॉल्व कर लेते हैं अपन। तो Q बराबर यहाँ पर सॉल्व करते हैं, Q बराबर आ जाएगा मेरे पास में 6.4 × 10⁻18, Q का मान दिया मैंने, फिर बराबर N मुझे चाहिए, E का मान कितना है 1.6 × 10⁻19, ठीक है भाई। तो N बराबर कितना आ जाएगा 6.4 × 10⁻18 अपॉन 1.6, 20 कर लीजिए, 18 के बजाय 20 कर लीजिए, 20 कर लेते हैं क्योंकि इस पैटर्न के एक दूसरे पैटर्न का सवाल आ जाएगा। 20 कर लीजिए, इसको यहाँ पर 20 कर लेते हैं, 1.6 × 10⁻19 ऐसा कर लेते हैं। तो साहब 19 में से 20 गया यहाँ पर, तो माइनस का 1 रहेगा, इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, N बराबर आ जाएगा यहाँ पर 4 × 10⁻1, इसको लिखते हैं 0.4। इसका मतलब है क्या, N का मान कितना मिला मुझे, दशमलव है। क्या इतना आवेश संभव है, तो हम कहेंगे इतना आवेश संभव नहीं है, ना तो दे सकते हो इतना, ना ले सकते हो, ना आवेश हो सकता है, ये आवेश संभव नहीं है। तो इस तरीके से इस पर सवाल बनता है, हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, लास्ट पॉइंट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, 8 पॉइंट, 8वां पॉइंट, आवेश संरक्षण। आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण क्या चीज होती है, तो हम कहेंगे ये ऊर्जा संरक्षण पढ़ा अपन है, ना तो उत्पन्न होता है ना नष्ट होता है, एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होता है, वैसा की वैसा। यहाँ पर भी हम कहेंगे इस पूरे विलगित निकाय का, ये कोई विलगित निकाय है, इस पर टोटल आवेश की मात्रा यदि पूछी जाए तो कभी भी परिवर्तित नहीं होती है। मुझे पूछे ये 2 है, अब टोटल कह दिया जाए कि इसके पास में आवेश है, इसके पास में भी आवेश है, आपस में जोड़ेंगे तो इसमें आवेश जा सकता है, आ सकता है, लेकिन टोटल इन दोनों की टोटल आवेश की मात्रा में कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो किसी भी विलगित निकाय पर कुल आवेश की मात्रा सदैव नियत या संरक्षित रहती है, इसे आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। ठीक है भाई, ये आवेश संरक्षण का नियम कहलाता है। परंतु आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु में रूपांतरित हो सकता है, रूपांतरित या स्थानांतरित हो सकता है। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आवेश का स्थानांतरण हो सकता है। एक उदाहरण देखिए, जितने भी देखे हैं नाभिकीय अभिक्रिया हो या रासायनिक अभिक्रिया हो, कोई भी क्रियाएं होती है ना, उसमें आवेश संरक्षण के नियम का पालन होता है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं अपन, देखिए ये यूरेनियम है, इसका परमाणु क्रमांक होता है 92। अब यहाँ से एक हीलियम 2He4 जब बाहर निकल जाएगा, अल्फा कण उत्सर्जित हो जाएगा, तो कोई एक तत्व बनता है, मान लिया मैंने X, होता तो थोरियम है, मान लेता हूँ X है, तो मुझे पूछता है बताइए इसके परमाणु क्रमांक, इस पर आवेश की मात्रा कितनी होगी। तो देखें ये यदि 92 है, ये 2 हो चुका है, तो इस पर अब बचा कितना, इसका इन दोनों का योग इसके बराबर आना चाहिए, यही तो आवेश संरक्षण का नियम कह रहा है। तो ये 92 है, इधर 2 है, तो इधर कितना आना चाहिए भाई 90, 90 + 2 92, ये भी 92, ये आवेश संरक्षण का नियम कहलाता है। ठीक है, आज इतना ही करते हैं अपन। बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करते हुए, पढ़ाते हुए। आप बिल्कुल इन वीडियो का एंजॉय कीजिए, आनंद लीजिए और साथ ही साथ में नोट्स बनाइए। पहला दिन था हमारा, बहुत अच्छे ढंग से पढ़िए, अब रेगुलरली पढ़ते जाना भाई, और उसको पीछे रहने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत आए कमेंट करें कि साहब मुझे ये बात समझ में नहीं है, मैं वापस आपको बताऊंगा भाई। ठीक है भाई, किसी न किसी वीडियो में वापस अपन उस बात को डिस्कस कर ही लेंगे।
और आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।